संरक्षित होते थे, रिजर्व सब्जेक्ट होते थे, और कुछ सब्जेक्ट गवर्नर के पास या राज्य सरकार की अनुमति से गवर्नर निर्णय लेता था। तो अगर आप उस एक्ट को समझ जाए तो आपके समझ में आ जाएगा कि दिल्ली और पुदुचेरी लगभग वैसी ही अवस्था में गुजरे हुए हैं। अगर हम भारत के 28 राज्यों की बात करें तो अब सबसे उत्तरी राज्य भारत का हिमाचल प्रदेश। आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले सबसे नॉर्दर्न स्टेट की बात होती थी तो जम्मू कश्मीर की बात करते थे, लेकिन अब हम कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। तो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न स्टेट होगा हिमाचल, सबसे सदर्न स्टेट तमिलनाडु। उसका कारण है कि केरल से भी नीचे की जो जमीन है जिसे कन्याकुमारी के नाम से हम जानते हैं वो तमिलनाडु क्षेत्र की आती है। तो इंडिया का सबसे सदर्न स्टेट, इंडिया का सबसे वेस्टर्न स्टेट और इंडिया का सबसे ईस्टर्न स्टेट। यहां भी कंफ्यूजन ना रखिएगा क्योंकि असम की जो बाउंड्री है उसके बाद भी बाउंड्री आती है जो अरुणाचल प्रदेश के रूप में जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश को हमारे देश में, जैसे कि दुनिया में सबसे पहले सूर्य कहां दिखता है, जापान में हर चीज अपने यहां नहीं होगी, लेकिन इंडिया में सबसे पहला सनराइज अरुणाचल प्रदेश। इसलिए इंडिया और जापान में एक सिमिलैरिटी कही जाती है कि वो दुनिया का है और इंडिया के लिए वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश, एक राज्य के रूप में बात करें। बाकी अगर हम राज्यों की बात करें तो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है सिस्टमेटिक ढंग से ऊपर से नीचे, और ये याद होना चाहिए क्योंकि कई बार हम जब ज्योग्राफी में डायरेक्ट वर्ड यूज करेंगे कि वो राजस्थान का हिस्सा है, वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, तो दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन ना सही पर मोटे तौर पर वो कहां की बात कर रहा है। तो हम इसको सीक्वेंस वाइज अगर देखें तो 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक वाला हिस्सा बाइफरगेट करते हुए इधर जाएंगे जो उत्तराखंड से होकर जाएगा, और दूसरा हम लेकर जाएंगे हरियाणा पंजाब वाले हिस्से से। तो सबसे पहले हमें ऊपर मिलता है हिमाचल प्रदेश राज्यों के रूप में। अब सबसे हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे हमें मिलेगा पंजाब, पंजाब के ठीक सटा हुआ हरियाणा, इन दोनों राज्यों के ठीक नीचे की ओर राजस्थान, राजस्थान से थोड़ा नीचे आ जाइए गुजरात, गुजरात के पड़ोस में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ठीक नीचे की ओर आइए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक छोटी सी जगह नीचे आ जाती है गोवा राज्य, गोवा के बाद हम नीचे जाएंगे तो कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल। अब हम इस वाली ब्रांच पर जाएंगे तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हमें ठीक मिलेगा यूपी, और यूपी के ठीक ऊपर का वाला जो हिस्सा है बिहार, बिहार के ठीक नीचे झारखंड, झारखंड के ठीक नीचे उड़ीसा, उड़ीसा के ठीक उस साइड में पश्चिम बंगाल, और इस साइड में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे आएंगे तो अब 2 राज्य पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हैं, तेलंगाना और कोस्टल वाले में आंध्रा, दोनों राज्यों के नीचे तमिलनाडु। अब हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं, अंगूठे वाली जो जगह है हमारी सिक्किम, फिर हम बातचीत करते हैं सबसे ऊपर अरुणाचल, फिर आएगा असम, फिर जो 3 राज्य हैं न मा मी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर जो बांग्लादेश के साथ सीमा मिलाता है एक त्रिपुरा, जहां की आबादी में बांग्लादेशियों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि कहते त्रिपुरा के लोकल लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं, और एक छोटा सा राज्य है जो पहाड़ी राज्य है, पठारों का राज्य है, मेघालय। तो हमारे पास ये टोटल राज्यों की जानकारी रहेगी। अब यूनियन टेरिटरी में 4 यूनियन टेरिटरी कर्क रेखा के ऊपर हो गई है और 4 यूनियन टेरिटरी कर्क रेखा के नीचे। सबसे ऊपर में 2 हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, फिर है चंडीगढ़ और दिल्ली, ये चारों लगभग पूरे नॉर्थ में आ जाते हैं। अब उसके बाद बची 4, पिछले साल 26 जनवरी में दमन दीव, दादर नगर हवेली जो अलग अलग होती थी, अब एक ही यूनियन टेरिटरी है। उसी के साथ आप अगर नीचे की ओर जाएंगे तो पुदुचेरी बिखरी हुई अवस्था में मिलेगा। ये 2 लोग हमारे मेन लैंड में रहेंगे और फिर 2 हमारे द्वीपीय यूनियन टेरिटरी हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इन दोनों ही यूनियन टेरिटरी को हम एक तरीके से द्वीपीय यूनियन टेरिटरी भी कह देते हैं। तो ये 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट से मिलकर बना हुआ भारत बनता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम कहें तो भारत को मुख्य भूमि के रूप में अगर देखें तो मुख्य भूमि भले ही 8 डिग्री 4 मिनट लेटीट्यूड पर है, लेकिन हमारा जो अंडमान निकोबार है वो उससे नीचे आता है, वो लगभग 6 डिग्री से शुरू हो जाता है। तो इंडिया का अगर द्वीपीय क्षेत्र कहेंगे तो वह 6 डिग्री से शुरू होगा। ये क्या बात कर रहे हैं हम, छोटा सा मैं संक्षिप्त में बता दूं कि पूरी पृथ्वी पर इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है, इन लेटी हुई लाइनों को कहा जाता है लेटीट्यूड अक्षांश। इसका एक और नाम है लेटीट्यूड का, लेटीट्यूड को एक और नाम देते हैं
अक्षांशों को, समानांतर रेखा है, सभी पैरेलल हैं, इसलिए उनको पैरेलल कहा जाता है। जैसे देशांतर लाइन जो होती है लॉन्गिट्यूड, हम सभी वर्टिकल लाइनें, इमेजिनरी वर्टिकल लाइनें बनाते हैं और इन वर्टिकल लाइनों को मेरिडियन भी कहा जाता है, मेरिडियन। तो लेटीट्यूड को लेटीट्यूड और पैरेलल और लॉन्गिट्यूड को लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। अब थोड़े से फैक्ट समझते चलेंगे। इंडिया की जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट, शब्द पर ध्यान देना, ये 8.4 डिग्री नहीं है, या ये 8.4 डिग्री और मिनट भी नहीं है, ये 8 डिग्री 4 मिनट है। इसका मीनिंग ये होता है कि 1 डिग्री को ब्रेक किया जाता है 60 स्मॉल लाइंस में, 60 लाइनों में तोड़ा जाता है। तो ऐसी कितनी लाइनें गुजारनी पड़ेगी 8 के बाद? 4। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अगर हम मोटे तौर पर बात करें, ये इंडिया की मेन लैंड की बात चल रही है कि पूरी पृथ्वी पर अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत हमें इस लेटीट्यूड पर मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। इसका मतलब अगर मोटे तौर पर कहें तो इंडिया की जो एक तरीके से लंबाई है, लंबाई वो हम कितनी कह सकते हैं? 29 डिग्री। उसी रूप में अगर हम बात करें इंडिया का देशांतर, देशांतर का मतलब वर्टिकल लाइन, तो ये इंडियन देशांतर अगर हम वर्णन करें पूरी तरह से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। आप 25 सीधा बोल सकते हैं क्योंकि दशमलव होता तो हम 25 नहीं बोलते मैथमेटिकली, लेकिन ये 25 मिनट है। तो इंडिया का जरा ये वाला चौड़ाई देखो कितना है, तो 68 से लेकर 97 मतलब ये भी लगभग 29 डिग्री ही है। तो इंडिया किस स्ट्रक्चर का माना जाएगा? क्वाड्रिलेटरल, चतुष्फलकीय, जिसके 4 कोने हैं, तो इसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय संरचना। भारत की जो लोकेशन है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न लेटीट्यूड और पूरी तरह से ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में मिलती है। भारत ने अपना जो टाइम पीरियड माना है, स्टैंडर्ड टाइम पीरियड, जो कि एक झूठा टाइम पीरियड है। झूठा मतलब हम उसी को सच मानकर बढ़ते हैं, क्योंकि सन की एग्जैक्ट लोकेशन हर लॉन्गिट्यूड पर आएगी, वो रियल टाइम है, लेकिन उसके कारण हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने एक बीच की लाइन खींच ली। बीच की लाइन कैसे? तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वो 68 पर है और वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट 68 और ईस्टर्न पार्ट 97 पर है। तो 97 प्लस 68 कितना हो गया? ये 7 और 8 15, 9 एंड 6 2 से डिवाइड करो तो यह आ जाएगा 82.5। तो इंडिया के ठीक बीच में से गुजरने वाली एक लाइन है जिसको हमने मान लिया है कि उस पर जो सन का एग्जैक्ट लोकेशन होगा वही हमारे देश में एज ए टाइम के रूप में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो 82.5 डिग्री भी कहला सकता है, या अगर आपको इसको लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, तो आधे डिग्री का मतलब, तो इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट। ये बिल्कुल भारत के बीच में से गुजरता है। हम कहेंगे प्रयागराज के निकट नैनी से, पहले इसको इलाहाबाद के निकट नैनी कहते थे क्योंकि अब नया नाम है, तो हमें प्रयागराज के निकट नैनी से 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इंडिया के यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा से। अगर हम इसको याद रखना चाहे तो ओ मूच शब्द आप याद रख सकते हैं। ओ का मतलब उड़ीसा, एम का मतलब मध्य प्रदेश, यू का मतलब छत्तीसगढ़, सी एच का मतलब यू का मतलब उत्तर प्रदेश, सी एच का मतलब छत्तीसगढ़ और ए का मतलब, तो ओ मूच वर्ड से भी आप इसको याद रखेंगे। इंडिया का ये जो टाइम पीरियड है, दुनिया की जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है, जैसे हमने एक स्टैंडर्ड माना, दुनिया ने भी माना है, दुनिया का जो स्टैंडर्ड है उससे हम लोग 5.5 घंटे आगे है। इसका सिंपल सा सेंस ये है कि उस दुनिया की टाइम लाइन पर जब सूर्य दिखाई देगा हम उससे 5.5 घंटे पहले ही सूर्य को देख चुके होंगे। तो केवल इतना सा मतलब है कि हमारे सन देखने की जो क्षमता है वो उनसे 5.5 घंटे पहले की है, और उसका केवल रीजन ये है क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, तो ऑब्वियसली ईस्ट वाले लोगों को सन पहले दिखाई देगा और वेस्ट वाले लोगों को सन बाद में। इसमें ऐसा कुछ गौरव करने की बात नहीं है कि इससे विश्व गुरु हम बन जाएंगे, तो नहीं तो कई लोगों के भ्रम बढ़ जाते हैं। तो ये जो हम जगह दिखाने जा रहे हैं ये हमारे लॉन्गिट्यूड को बता रही है, और ये जो बातचीत हम दिखाने जा रही है हमारे लेटीट्यूड को बता रही है, 8 डिग्री 4 मिनट।
लेकिन ये 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर से शुरू होता है, लेकिन हमारा अंडमान निकोबार तो 6 डिग्री से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर हम भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इंडिया की लंबाई 3214। याद रखने का तरीका हम देख चुके हैं, 1 2 3 और लास्ट में 4, मतलब वही 1 2 3 4 लिखना है। चौड़ाई को लिखने का तरीका है 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स लिखा इसलिए 2 लिख देंगे, 2933 किलोमीटर। तो चौड़ाई कम है इंडिया की, लंबाई ज्यादा है, लेकिन एंगल वाइज वो सेम ही है। और उसका कारण केवल इतना सा है क्योंकि जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड सबसे ज्यादा चौड़ाई में हमें कहां मिलते हैं, यहां पर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वह उनके बीच का गैप कम होता जाता है, तो इसलिए वह 29 डिग्री होकर भी थोड़ा कम चौड़ा मिल गया, क्योंकि वहां पर वह ऊपर की ओर, क्योंकि अब हम जो पहुंच गए लगभग 23 डिग्री ऊपर चले गए हैं, इसलिए वहां उसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर इंडिया की अगर हम एक और बातचीत करें, यहां से बिल्कुल मध्य से होकर रेखा जो गुजर रही है, छत्तीसगढ़ इस तरीके से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा से। और यह यूपी में कहां से होकर गुजरती है, लगभग प्रयागराज के नैनी वाली जगह से, नैनी प्रयागराज के ठीक पहले आता है। फिर भारत को पूरी तरह से ठीक मध्य से बांटता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेट डिवाइडर माना जाता है। पूरी दुनिया भर में जितनी भी जगहें कर्क रेखा के ऊपर है, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल, क्योंकि यहां का टेम्परेचर ठंड के दिनों में भी 18 डिग्री से नीचे नहीं जाता, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रॉपिकल। तो क्लाइमेट डिवाइडर का मतलब होता है कि उस लाइन से जाने के बाद आपको चीजें बदलती हुई दिखेगी। बट ऐसा इमेजिन मत करना कि मान लो मैं आपको वहां उस जगह ले गया और वहां कई राज्यों ने लिखा है कि यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो ऐसा मत सोचेगा इधर गए कि ठंड, इधर गए कि गर्मी। ऐसी जादुई चीजें नहीं होती। ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको महसूस होगा, बट ऐसा इमीडिएट लाइन नेचर ने नहीं खींची है, ये केवल सन की एग्जैक्ट पोजीशन को दर्शाने वाला एक बिंदु है। तो अगर हम बातचीत करें तो इंडिया के इस ऊपरी हिस्से में हम नाम देंगे कि वह भाग कहां पर मिलता है, सब ट्रॉपिकल, मतलब इसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध हिंदी में। तो इंडिया का दक्षिणी भाग कहां पर आएगा, इंडिया का सदर्न पार्ट कहां पर आएगा, ट्रॉपिकल लोकेशन में, और नॉर्दर्न पार्ट कहां पर आएगा, सब ट्रॉपिकल लोकेशन में, जिसको हम उपोष्ण कटिबंध भी कहेंगे। यहां एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात याद रखनी है कि इंडिया लोकेशन वाइज ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में है, लेकिन क्लाइमेटिक वाइज रियल में वो चेंजेस हमें जो मिलने चाहिए थे वो यहां पर नहीं मिलते। कारण है कि इंडिया में इसका वर्णन हिमालय के प्रेजेंस के कारण बहुत बदल जाता है। तो एक वर्ड ध्यान देना, लोकेशन वाइज इंडिया सब ट्रॉपिकल में है, लेकिन क्लाइमेटिक वाइज ऐसा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट उसके पास नहीं है। इंडिया ओवरऑल ट्रॉपिकल क्लाइमेट को महसूस करता है। जैसे दिल्ली बहुत ऊपर होकर भी क्या दिल्ली में कभी ठंड के मौसम में टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच पाया है? जैसे दिल्ली में इस साल का मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री नोट किया गया, तो फिर भी ठीक टेम्परेचर हम मानते हैं। नहीं तो दिल्ली की लाइन वाली पूरी दुनिया भर में इस साल 0 डिग्री टेम्परेचर मेजर किया गया सबसे मिनिमम। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमें उस हिमालय जैसी वॉल ने ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं से बचा लिया था। तो मोटे तौर पर हम कहेंगे कि इंडिया की लोकेशन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल है। लोकेशन शब्दों पर जरूर ध्यान देंगे, जियोग्राफिकल लोकेशन में तो बदलाव नहीं आएगा। इंडिया का ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, टोटल 8 स्टेट से होकर ये जाता है। अगर हम बातचीत करें तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, छोटा सा हिस्सा यहां जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के जो 8 स्टेट है, इसके लिए हिंदी में एक ट्रिक्स याद रखते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी का मतलब रहेगा मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा, प का मतलब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, र मतलब राजस्थान, ग मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है। कर्क रेखा भारत को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल 2 भागों में बांटती है, लेकिन इंडिया का क्लाइमेट अगर पूछा जाए तो पूरी तरह से मानसूनी
ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब मानसून, पर वो भी कैसा? हाँ, अब अगर हम बातचीत करें इंडिया में, तो अब थोड़े से फैक्ट ऐसे हैं जो कभी कभी यूपीएससी यूज कर लेती है, बट ऐसे नहीं कि बहुत ही शुरुआत से लेकर सभी तक चीजें रटनी है। जैसे एरिया वाइज तो सवाल नहीं आएगा, लेकिन कई बार प्रश्न के रूप में हमें स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट ऐसा फैक्ट वाला मिल सकता है। इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बातचीत करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड का 2.43%। समझना, अभी हमने जो इंडिया की बातचीत की, तो इंडिया वाला जो लोकेशन है, इंडिया वाली जो बातचीत है, ये जो जमीन का हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये पूरे वर्ल्ड को जितनी जमीन मिली उसका मात्र 2.43% है। लेकिन इस छोटी सी जगह पर दुनिया की लगभग 17.5% पॉपुलेशन रहती है। उसका कारण है क्योंकि यहां बहुत फर्टाइल लैंड है और लगभग मैदानी भाग, प्लेटू वाला हिस्सा बहुत बड़ा है। एरिया वाइज हम दुनिया की 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो हम मात्र दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले पर और सेकंड में इंडिया, थर्ड में यूएसए। यूएसए की आबादी लगभग 30 करोड़ के आसपास है। यहां एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एरिया वाइज हम दुनिया में 7वीं बड़ी कंट्री के रूप में हैं, तो थोड़ा सा इंडिया ओवरऑल देख लेते हैं। सबसे बड़ी कंट्री के रूप में जाना जाता है रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना। अब यहां थोड़ा सा समझिएगा प्लीज, यूएसए जिस कॉन्टिनेंट में है वो कॉन्टिनेंट तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन यूएसए कंट्री के रूप में अगर हम बात करें तो वह चौथे नंबर पर आने वाला राष्ट्र है। 5वें पर आएगा ब्राजील, 6वें पर आएगा ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7 पर आता है इंडिया के ठीक बाद 8वें पर अर्जेंटीना। तो थोड़ा ऊपर नीचे याद रखेंगे, इंडिया के ऊपर भी ए और इंडिया के नीचे भी ए, मतलब अर्जेंटीना नीचे, ऑस्ट्रेलिया ऊपर। विश्व की टोटल पॉपुलेशन का 17.5%। ये एरिया वाइज वर्णन है कि कितनी जमीन किसको मिली है। परसेंटेज वाइज एक नजर आप देख सकते हैं, रशिया को टोटल 11% जमीन मिली है, 6.1, 6.3, 6.5 और इंडिया तक आते आते हम 2.4% की बात करते हैं। 90वें नंबर पर कजाकिस्तान और 10वें पर अफ्रीका का एक राष्ट्र है अल्जेरिया। पॉपुलेशन में बात करें तो ये 2021 की एक तरीके से प्रेडिक्टेबल है। चाइना, इंडिया, यूएस और चौथे पर इंडोनेशिया, 5वें पर। इन 5 देशों में मात्र इसको छोड़ दीजिए तो पूरे चारों के चारों देश एशिया में ही आते। इसी कारण से सबसे ज्यादा आबादी पूरे वर्ल्ड की एशिया में ही रहती है। फिर नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रशिया, मेक्सिको। हमारी आबादी 2011 के अकॉर्डिंग कही जाए तो लगभग 125, बट ऑफिशियली 121 करोड़ कही जाती है। ये यूपीएससी के अब कुछ सवाल देखते चलेंगे हम और आप आंसर बताते चलेंगे तेजी से। 2.4% है, लेकिन पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन का 17%। भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा, पहले आते हैं भारत में 2 प्रकार की सीमाएं रहेगी। एक कहलाती है समुद्री सीमा जो कि कोस्टल एरियाज बनाती हैं, और ये कहलाती है टेरिस्ट्रियल बाउंड्रीज जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमें साझा करनी पड़ती है। तो भारत में यदि हम बात करें पहले जो समुद्री सीमा है, उसमें सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की है, सबसे लंबी, और सबसे छोटी, क्योंकि गोवा का जो साइज है वो छोटा है, तो सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की, और वो भी कितनी, 1215 किलोमीटर। और सबसे छोटी वाटर बाउंड्री जो मिलती है या ओशियन बाउंड्री जो मिलती है वो 101 किलोमीटर। 101 याद रखने में भी आसानी जाएगी। सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा वाला यूनियन टेरिटरी, ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अंडमान निकोबार काफी लंबाई में आता है, तो सबसे लंबा मिलना ही था। सबसे लंबी जलीय सीमा वाला, सबसे कम लंबी जलीय सीमा वाला जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है वो है दमन दीव नगर हवेली। पर अगर हम बात करें तो केवल जो उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनका वाटर से कहीं ना कहीं रिलेशन रहेगा। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कहीं ना कहीं समुद्री सीमा को पहुंचते हैं, समुद्री सीमा तक उनकी बात आती है? तो सबसे पहले गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा, केरल,
तो काउंट अगर हम करें तो गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल एंड गोवा, इन राज्यों को टोटल कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वां कौन सा है? गोवा काउंट किया है हमने। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। नहीं, राज्य, राज्य, यूनियन टेरिटरी नहीं, स्टेट, केवल 9 स्टेट ही ऐसे हैं। अब हमारे देश में जमीन कितनी है? जहां जमीन में हमने देखा 2.43% ओवरऑल, पर इस जमीन में कहां पर हिल रीजन है, कहां पर माउंटेन रीजन है, कहां प्लेन रीजन है। तो अगर हम ओवरऑल बातचीत करें तो यह टोटल माउंटेन एरिया 10.7% है। टोटल हिली एरियाज मतलब ऊंची जगह है, लेकिन वो माउंटेन जैसी 6,000 मीटर, 4,000 मीटर नहीं, 2,800-2,500 के सीमा में आ जाती है, तो वो आता है 18.6%। और प्लेटू रीजन, अब इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडिया में वर्ल्ड की इतनी पॉपुलेशन क्यों रहती है, क्योंकि प्लेन रीजन इंडिया का सबसे बड़ा है। तो हमें इसमें सीक्वेंस याद रखना है, 43%, 27.7%, 18.6% और 10.7%। ये है प्लेन, ये है प्लेटू। प्लेटू भी रहने जैसी अच्छी जगह होती है, बस हिली रीजन ही रहने के लिए थोड़े से हार्ड क्लाइमेट को क्रिएट करते हैं। तो ये सीक्वेंस हमें पूछा जा सकता है कि प्लेन रीजन, फिर प्लेटू रीजन, फिर हिली रीजन और फिर माउंटेन रीजन। सीक्वेंस याद जरूर रखना है, प्लेन PN, प्लेटू PT, HIMO। PN PT जैसा आपको इजी रख सके। वैसे इसको याद रखने की सबसे बड़ी चीज है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? केवल और केवल है प्लेन रीजन, इसीलिए भारत में इतनी डेंसिटी मिल पाती है। अब भारत के चारों पॉइंट पर आते हैं, जो सबसे नॉर्दर्न, सबसे ईस्टर्न, सबसे वेस्टर्न होगा। सबसे नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, और सबसे सदर्न पॉइंट। अब देखो, कई लोगों ने यहां पढ़ा होगा कि 2004 की सुनामी में ये डूबा नहीं है, पार्शियली डूबा है। दैट मींस जब सुनामी आई थी तो पूरा लेन खत्म नहीं हुआ, कुछ हिस्सा इसका खत्म हो चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी है, और इसलिए लास्ट पॉइंट हमारा अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट के नाम से। ये हमारा सबसे ईस्टर्न पॉइंट रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सबसे ईस्टर्न पॉइंट हमारा किबीथु गांव है ये। यहां पर आपको जो सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी अंदर आती हुई दिखाई देगी, किबीथु। और जो सबसे हमारा वेस्टर्न पॉइंट है गुजरात का, गोहर माथा। एक वर्ड आता है सागर माथा, जो नेपाल में यूज किया जाता है माउंट एवरेस्ट के लिए। यहां पर हम बातचीत करेंगे तो वो गोहर माथा गुजरात में, किबीथु, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल। इंदिरा कोल अब मिलता कहां पर है? लद्दाख में, क्योंकि वो जो भाग है वो पूरी तरह से लद्दाख के क्षेत्र का है। फिर अगर हम बातचीत करें इंडिया के कुछ चीजों के रूप में, तो नेशनल एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल। हेरिटेज का मतलब होता है जिसको हम काफी लंबे समय से अपने कल्चर के साथ, सिविलाइजेशन के साथ जोड़ रहे हैं। नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, नेशनल फ्लावर, नेशनल गान। गान मतलब ये रिस्पेक्टफुली हर कंट्री का होता है, यहां पर कुछ रूल्स रेगुलेशन रहेंगे। लेकिन नेशनल सॉन्ग ये बिल्कुल वैसी चीज है जैसे हमने इन चीजों को चुना है। तो भाई दुनिया में, हमारे देश में कई गाने हुए, लेकिन राष्ट्र का गीत कौन सा है? वंदे मातरम। बाकी हमारा जो अशोक स्तंभ है। नेशनल लैंग्वेज नाम से कोई लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज नाम से हिंदी है। नेशनल स्टेटमेंट है सत्यमेव जयते, हमारा जो तिरंगा। नेशनल रिवर, नेशनल एक्वेटिक बर्ड है डॉल्फिन। और नेशनल खेल अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में जानकारी के अकॉर्डिंग हमारा कोई नेशनल गेम अभी नहीं है, पहले हॉकी था। भारत के समुद्री क्षेत्र, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझना है आप लोगों को। देखो, कभी भी हम कोस्टल लाइन की बातचीत करते हैं तो कोस्टल लाइन बिल्कुल बनाते समय ऐसी बना जरूर देते हैं, लेकिन ऐसी होती नहीं है। एक्चुअल में कोस्टल लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो जियोग्राफर क्या करता है, इस कोस्टल लाइन को पहले टेढ़ा मेढ़ा खत्म करने के लिए एक बेस लाइन लेता है। तो एक बेस लाइन एज्यूम की जाती है, इसका नाम है बेस लाइन, आधारीय रेखा। तो रियल कोस्ट लाइन और बेस लाइन के बीच का जो वाटर है, इसको कहते हैं इंटरनल वाटर, आंतरिक जल।
इस इंटरनल वाटर पर उस कंट्री का 100% सोवर्निटी होती है। मतलब यहां वो जो चाहे वो कर सकता है। ये इंटरनल वाटर कई टाइप का हो सकता है, कोई लेग्यून हो सकता है, बैक वाटर हो सकता है, क्रेक हो सकता है, इशूरीज हो सकता है, डेल्टा हो सकता है। ऐसे स्ट्रक्चर आपको ये सब कहां मिलेंगे? इंटरनल वाटर में। इंटरनल वाटर की डेफिनेशन क्या रहेगी? मेन कोस्टल लाइन से लेकर बेस लाइन के बीच में। फिर बेस लाइन से हम आगे बढ़ेंगे मेजरमेंट करते हुए, और 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल ये स्पेशल मतलब मेजरमेंट करने की यूनिट है जो केवल ओशियन या एक्वेटिक रीजन में यूज की जाती है। 12 नॉटिकल माइल को कहते हैं टेरिटरी वाटर। टेरिटरी वाटर क्षेत्रीय जल। यहां पर हम लोग अपनी नौसेना को, हमारी जो नेवी है उसे परमानेंट रखते हैं। हमारी नेवी परमानेंटली यहां रह सकती है, यहां पर वो सारे ट्रायल कर सकती है। बस यहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहां के जलीय जीवों के लिए वो खतरनाक होगी। इस कारण से बाकी सारी एक्टिविटी रहेगी, पूरी तरह से इंडिया की सोवर्निटी रहेगी। यहां पर इंडिया की इकोनॉमिकल बाउंड्री मानी जाती है। जब आप जीडीपी पढ़ेंगे तो इकोनॉमिकल बाउंड्री के रूप में ये रहेगा। फिर यहां से 12 नॉटिकल माइल आगे चले आइए, या 24 नॉटिकल माइल तक, इसे कहते हैं कंटिन्यू जोन, सतत क्षेत्र या फिर संलग्न क्षेत्र, मतलब उसी से जुड़ा हुआ। यहां पर हम लोग एक तरीके से अपने नेवी को यह आदेश देते हैं कि वह जब एक तरीके से पेट्रोलिंग करेगी, जैसे पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं तो नेवी भी चक्कर लगाती है, पेट्रोलिंग करती है कि भाई कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो कहां तक पेट्रोलिंग करती है? और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक हमें मिलता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यहां समझना, यहां हमारी सत्ता या हमारी सरकार के वो सारे कानून नहीं लगेंगे, बल्कि इकोनॉमिकल कानून। मतलब यहां मान लीजिए कुछ भी खोजा गया तो पहला हक हमारा होगा। हमारी गवर्नमेंट वो किसी को पार्टनरशिप के रूप में दे सकती है और बातचीत कर सकती है कि यहाँ के जो भी रिसोर्स है उसे इंडिया के साथ आपको शेयर करना। बट इकोनॉमिकल लॉ अभी भी इंडिया के यहाँ लगेंगे। और उसके बाद आ जाता है ओपन सी। ओपन सी को हाई सी भी कहते हैं। ओपन सी का मतलब है कि वो किसी का भी नहीं है, आज भी उस पर किसी की सत्ता नहीं है। मतलब वही पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहां कोई पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट नहीं करती है। वहां जो चाहे किसी भी व्यक्ति को सभी कुछ करने की अनुमति है, वो वहां पर रिसोर्स भी सर्च कर सकता है। तो आधार रेखा है टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक तरीके से सीधी रेखा। एज्यूम की गई स्ट्रेट लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं। जो रियल कोस्टल पार्ट है और जो बेस लाइन है उनके बीच का हिस्सा कहलाएगा इंटरनल वाटर। फिर भारत का जो रीजनल पार्ट है वो 12 नॉटिकल माइल तक जाएगा। कंटीजियस जोन, संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल बेस लाइन से। लेकिन अगर हम बात करें हमारे टेरिटोरियल वाटर से तो केवल 12 नॉटिकल। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमने डिक्लेयर किया है 200। अब ये लगभग सभी देशों ने 200 करने की कोशिश की है, कुछ एक्सेप्शन अभी भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। ब्राजील ने 600 नॉटिकल माइल तक माना है। इसके बाद हाई सी आता है जहां सभी राष्ट्र बिल्कुल बराबरी में ताकत रखते हैं। अब जैसे यहां देखना, ये चीज तो समझ में आएगी, लेकिन यहां अचानक ये बढ़ क्यों गया? क्योंकि फिर लक्षद्वीप से भी हमारी एक बेसलाइन बनेगी, फिर वहां से 200 नॉटिकल माइल। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम बातचीत करते हैं यहां की, तो यहां पर हमारे दो देशों के बीच में बातचीत होगी कि भाई कहां पर किस तरीके से सारे काम होने चाहिए। तो वहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन छोटा हो जाएगा। फिर यहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर ये भी हमें मिला है। तो इसका मतलब हुआ कि जब कोई द्वीप हमें मिलता है, आइलैंड मिलता है, तो ऐसा मतलब इसका केवल ये मतलब नहीं कि केवल द्वीप मिला, और बहुत बड़े रिसोर्स हैं ओशियन में। हाँ, मैं बता देता हूं, 1973 में एक अनक्लोज हुआ था थर्ड। ये स्पेशली केवल सी लॉ के लिए बनाए गए कॉन्फ्रेंस है। जैसे आप लोगों ने पर्यावरण के लिए सुने होंगे कॉन्फ्रेंस होते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए कॉप होते हैं, वैसे ओशियन लॉ के लिए अनक्लोज हो चुके हैं 3। इसमें थर्ड अनक्लोज काफी लंबा चला, 1983 में ये क्लोज हुआ और उसके तहत इन सारी बातों का डिसीजन लिया गया। तो ऐसा ना सोचिएगा कि ये इंडिया डिसाइड करता है, इंटरनेशनली लगभग पूरे वर्ल्ड में इसी टाइप के रीजनल क्लासिफिकेशन हमें मिलते हैं। अब आते हैं 2011 पॉपुलेशन। आपके लिए अच्छी बात है कि अभी भी 23 शुरू हो गया, लेकिन नए डाटा, तो पुराने डाटा से ही आपका काम चल जाएगा। तो हमें इन सारे डाटा को याद रखना है। इसमें मेनली क्या क्या याद रखना है? इसमें मेनली हमें याद रखनी है इंडिया के बारे में
और टॉप 3 स्टेट के बारे में, क्योंकि इनसे जुड़े हुए सवाल बनते हैं। तो ये सारे डाटा 2011 के हैं। 2011 के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन 2021 तक कहा गया है कि हम 136.3 करोड़ के हो जाएंगे। ये मिलियन का मतलब होता है, यहां दशमलव लगा दीजिए तो मिलियन बदल जाएगा करोड़ में। करोड़ थोड़ा जल्दी याद रहेगा, मोटे तौर पर अभी हम कहते हैं कि 140 करोड़ हो चुके हैं। टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड का 2011 के अकॉर्डिंग 17.5%। इसमें मेल पॉपुलेशन ज्यादा है और फीमेल पॉपुलेशन कम है। मोटे तौर पर 62.3, 58.7, मतलब आप डाटा के रूप में याद रखेंगे तो 62.3 और 58.7, तो आप 121 तक पहुंच जाएंगे। रूरल पॉपुलेशन 83.34, लेकिन पूरे 100% का ये कम क्यों हो जाता है? क्योंकि टोटल 100 करोड़ नहीं है, 121 सीआर है। तो 121 सीआर में 83 कितना परसेंट का काम करेगा? और 37 पॉइंट। तो मोटे तौर पर अगर आप याद रखें, केवल 30% पॉपुलेशन कहां रहती है? अर्बन एरियाज में। दैट मींस अभी भी हम कहां बसते हैं? गांव में। कहा जा रहा है कि इस बार अगर सेंसस आएगा रिजल्ट के रूप में तो ये आंकड़ा सीधा 45% तक पहुंचेगा, क्योंकि इन 10-11 वर्षों में अभी तक का सबसे बड़ा रूरल अर्बन माइग्रेशन देखा गया है। तो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 17.7%। ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, दुनिया की पॉपुलेशन का 17.5% इंडिया में मिलता है, दुनिया की पॉपुलेशन का। लेकिन अगर हम बातचीत करें तो 17.7% ये हमारी डिकेड ग्रोथ है। दैट मींस हमारे 10 साल में आबादी इतनी बढ़ गई। आपने कभी मैथमेटिक्स में पॉपुलेशन देखी होगी तो वहां पर सवाल आते हैं 10% से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ती है, बट रियली इंडिया की पॉपुलेशन केवल एनुअली 1.77% बढ़ती है। यहां एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 1.77% जो पॉपुलेशन इंडिया की ग्रोथ रेट है ये कोई ज्यादा नहीं है। रियल में आइडियल ग्रोथ रेट है 2.1, लेकिन हम उससे भी कम में आए। लेकिन फिर भी हमारे देश की आबादी इतनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बेस हमारा जो बन चुका है वो बहुत बड़ा है, उसका 1.77 भी लगभग 2 करोड़ हो जाता है। दैट मींस हमारे हर साल कितने आबादी बढ़ जाती है? 2 करोड़ से। अगर डेंसिटी की, जेंडर रेशो की बात करें, लिंग अनुपात की बात करें, सेक्स रेशो की बात करें तो 943। दैट मींस 1000 पुरुषों पर 943 फीमेल्स है। डेंसिटी, कितनी डेंसिटी है? पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका मतलब होता है इंडिया के 1 किलोमीटर की लंबाई, 1 किलोमीटर की चौड़ाई में कुल कितने लोग मिलेंगे हमें? 382 पीपल मिल जाएंगे। हमारे देश में टोटल लिटरेसी, इसमें मेल की लिटरेसी ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी और फीमेल की लिटरेसी कम रहेगी। तो हम अगर इसमें ओवरऑल बात करें तो 82.14% मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी 65-74 लगभग इनके बीच में। हमारे देश में अनुसूचित जाति, जिसे हम कहेंगे एससी कैटेगरी, टोटल लगभग 20 करोड़ पर पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज, और हमारे देश में टोटल एसटी पॉपुलेशन 10.42 करोड़। दैट मींस टोटल पॉपुलेशन 8.6%। मोटे तौर पर कहे तो इसमें 3 आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अभी भी ये फैक्ट के रूप में आ सकते हैं, और खास करके ये आजकल चर्चा का विषय इसलिए बनेंगे क्योंकि कई बार चर्चाएं आती हैं, क्या हमारे देश में रिजर्वेशन इनके प्रपोर्शन में है या नहीं है। एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है इनकी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ही प्रोवाइड किया जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े राज्य, सबसे छोटे राज्य। सबसे बड़ा राज्य, उसके बाद एमपी, और तीसरा पर ये एरिया वाइज पॉपुलेशन में बड़ा इजी याद रखना है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार। याद रखने का तरीका, महाराष्ट्र में कई बार यूपी और बिहार के लोगों के प्रति विरोध हो जाता है, तो इसलिए महाराष्ट्र में यूपी और बिहार, तो बीच में महाराष्ट्र, ऊपर यूपी, नीचे बिहार। अगर सबसे छोटे राज्य की बात करें तो आप जरा एरिया देखिए गोवा का, ये कंफ्यूजन करता है कई बार गोवा और सिक्किम में। पॉपुलेशन वाइज सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, लेकिन एरिया वाइज गोवा सबसे छोटा राज्य है। तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, और पॉपुलेशन सिक्किम की पूरे राज्य की पॉपुलेशन है ये। इतनी पॉपुलेशन तो दिल्ली में एक अच्छे एरिया की ही निकाल दोगे तो इतनी मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। तो मोटे तौर पर कहें सबसे छोटे पॉपुलेशन वाइज स्टेट है सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। फिर हमारे देश में ओवरऑल तो 10 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई? 17.7%।
क्या हर स्टेट में बराबर में पॉपुलेशन बढ़ी है? नहीं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मेघालय में बढ़ गई है 27.95, ये 10 ईयर्स की है। दैट मीन्स 1 ईयर में पॉपुलेशन 2.79। उसके बाद अरुणाचल, और थर्ड स्टेट में अगर हम बात करें तो बिहार। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में सबसे टॉप। ये कंफ्यूजन कर सकता है, ये पॉइंट हमें याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में मैक्सिमम लोग यूपी बिहार के बारे में सोच पाएंगे, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा याद रखना होगा। पर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पूरे 10 साल में आबादी केवल कितनी बढ़ी है, पर इसमें मैक्सिमम ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निगेटिव रही है। केवल इकलौता स्टेट जहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निगेटिव रही वो है नागालैंड। पूरे 10 साल नहीं, लेकिन मैक्सिमम साल। तो अगर कोई निगेटिव ग्रोथ रेट वाला है तो नागालैंड। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, क्या सच में पॉपुलेशन यहां कम हुई है? नहीं, पॉपुलेशन अच्छी बढ़ी, लेकिन माइग्रेशन इतना 10 साल में हो चुका है कि नागालैंड के कई सारे निवासी दिल्ली, मुंबई जैसी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, और इस कारण से वहां पर निगेटिव ग्रोथ रेट महसूस होती है। फिर उसके बाद केरल, और सबसे कम में तीसरे नंबर पर आता है गोवा। डेंसिटी की अगर हम बातचीत करें तो इंडिया की डेंसिटी 382 है, लेकिन वो भी सब जगह सेम। सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, पूरे 1 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र कितने लोग होंगे? फिर मिजोरम और सिक्किम। पर अरुणाचल बहुत ही कम डेंसिटी वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ से लेकर लैंडस्लाइड से लेकर बहुत सारे डिजास्टर आते रहते हैं, इसलिए पॉपुलेशन बहुत ही कम रहेगी। सर्वाधिक डेंसिटी बिहार की है 1102, बट इससे भी ज्यादा डेंसिटी दिल्ली की है लगभग 11,000 के आसपास, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट वाइज सबसे ज्यादा डेंसिटी। और उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल और केरल। टॉप 3 में कभी कभी यूपीएससी टॉप ना देकर अगले 2 के बारे में भी पूछ लेती हैं, तो आप 3 को जरूर याद रखेंगे। फिर रिपीट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस राज्य में? सबसे कम। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम अरुणाचल। बिहार में 1102 और अरुणाचल में मात्र। सबसे ज्यादा जेंडर या सेक्स रेशो भारत का कितना है? 943, जिसमें केरला 1084। केरला में हमेशा ही जेंडर या सेक्स रेशो महिलाओं के फेवर में रहा है। उसके बाद तमिलनाडु, और उसके बाद फिर आंध्रा। तो केरल जो क्षेत्र है, उसके बाद तमिलनाडु, और यहां पर आंध्रा। तो ये तीनों क्षेत्र यहां राइट का निशान बना सकते हैं। सबसे खराब सिचुएशन रही है हरियाणा की 879 या 789, जैसे हमने वहां याद किया था। इस आंकड़े को भी आप हरियाणा के लिए याद रख सकते हैं। हरियाणा में सेक्स रेशो पर अब कहा जा रहा है बदलेगा इस बार, अगर सेंसस आएगा तो रिकॉर्ड इसके चेंज होंगे। सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट, उसके बाद मिजोरम और फिर गोवा। लेकिन सबसे ज्यादा इलिटरेसी, ये जो लिटरेसी और इलिटरेसी है ये ओवरऑल है, इसमें मेल और फीमेल वाली कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। फीमेल लिटरेसी में सबसे टॉप पर फिर से केरल है, और सबसे वर्स्ट में बिहार है। सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन तीनों ही यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। और इसको ऐसे भी कॉमनली याद रख सकते हो कि ऑब्वियसली दिल्ली और चंडीगढ़ कोई ग्रामीण क्षेत्र तो है नहीं, तो यहां पर अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मिलेगी। और सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन या सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या कहां पर? हिमाचल प्रदेश में मात्र 10% शहरी पॉपुलेशन है। भले ही बड़े बड़े रहने की जगह जैसे शिमला जो बड़ी फेमस मानी जाती है, लेकिन अधिकतर लोग वहां कहां रहते हैं? गांव में। उसके बाद 13%, और फिर आसाम। तो सबसे हिमाचल प्रदेश में अर्बन पॉपुलेशन कम है। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऑब्वियसली शहरों का बसाव थोड़ा मुश्किल होता है। जिलों की संख्या 640, ये पीसीएस वालों के लिए थोड़ा याद रखना। अगर हम बात करें तहसील, कस्बे, टाउन, और अब हमारे देश में टोटल गांव कितने हैं? 6,40,867, जिसमें 2.5 लाख गांवों में भारत का जो प्रोजेक्ट था डिजिटल इंडिया, इसके तहत ऑप्टिक फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। जबकि गांव कितने हैं? मतलब कोई साधारण लोग लेकर नहीं चीजें बैठे हम लोग। 6,40,000 तो केवल हमारे यहाँ गांव है। लोग, देशों की आबादियां इतनी होती है, हमारे यहाँ उतने तो केवल गांव है। यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश की अगर हम बातचीत करें तो सबसे पहले यहां से नहीं क्षेत्र वाइज इमेजिन करना चाहिए आपको। पाकिस्तान,
यहां छोटा सा हिस्सा आएगा हमारे लिए अफगानिस्तान, फिर ये बहुत बड़ा क्षेत्र चाइना, यहां पर इस जगह पर, इस जगह पर, यहां पर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अगर हम इसका सीक्वेंस वाइज बात करें तो मेरा बचपन से एमबीए करने का रियल में था पर जिंदगी कहीं और चली गई। ब का मतलब बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये क्या है सीक्वेंस? भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी बॉर्डर लाइन किसकी है और सबसे छोटी बॉर्डर लाइन किसकी है? तो सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन और सबसे कम बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान के साथ। अगर हम बातचीत करें तो सबसे लंबी बॉर्डर लाइन बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर, फिर उसके बाद चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे छोटी बॉर्डर लाइन। और अफगानिस्तान में भी मात्र लद्दाख वाला जो राज्य है वही सीमा रेखा मिलाता है, पर वो लद्दाख वाला यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आज उस पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता। थोड़े से राज्य देख लीजिए इंडिया के, कौन से राज्य? तो देखो बांग्लादेश जैसे ही चित्र में आएगा तो हमें देखते चलना है, ये वेस्ट बंगाल यहां तक आ जाता है, तो बांग्लादेश में सबसे पड़ोस वाला राज्य हमारे लिए। उसके बाद फिर और ये वाला भी, मतलब वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम, कितने राज्य? 5 सीमा बनाते हैं चारों तरफ। फिर अगर हम बातचीत करें सेकंड में चाइना पर आइए, चाइना में सबसे पहले चाइना में जम्मू कश्मीर लिखते थे, लेकिन अब चाइना की बॉर्डर के साथ जम्मू कश्मीर नहीं आएगा। उसके बाद लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4 5, यहां भी कितने राज्य हैं? फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा नहीं आता है, पंजाब, हिमाचल भी, ये देखो हिमाचल वाला जो क्षेत्र है वो यहां तक खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर, तो यहां केवल यहां, और ऊपर लद्दाख, तो वापिस 5 गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। फिर उसके बाद हम आते हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अब नेपाल। नेपाल में इधर से उत्तराखंड, इधर से सिक्किम, लेकिन नेपाल का कनेक्शन किसके साथ भी है? पश्चिम बंगाल के साथ। फिर बिहार और यूपी, फिर से 5 उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, मतलब फिर से 5 स्टेट यहां भी आ गए। भूटान में यहां पर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, केवल 4। और यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो म्यांमार में अरुणाचल, नमामि, केवल 4, मतलब यहां 4 हैं, भूटान में 4 हैं, बाकी सभी जगह पर 5। और केवल अफगानिस्तान के साथ ये जो क्षेत्र है बहुत ही छोटा सा भाग है, लेकिन अभी उस पर हमारा कब्जा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये भारत में हो जाएगा। तो यूपीएससी के सवाल एक नजर देख लीजिए 2015 में, ऐसे भी सवाल आ गए हैं, अभी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बीच बीच में यूपीएससी मजा लेती रहती है। आंसर आएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सही तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है? टोटल एरिया, लेटीट्यूड एक्सटेंड, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड, नंबर ऑफ स्टेट, भारत का सबसे सदर्न पॉइंट, कंफ्यूजन की कोई जरूरत, किस द्वीप पर है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अंडमान ऊपर आएगा, निकोबार में पहले छोटा सा आता है कार के साइज का, ये कार निकोबार, और उसके बाद है ग्रेट निकोबार। तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। कौन सा महत्वपूर्ण लेटीट्यूड भारत को लेटीट्यूड भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? जल्दबाजी, भारत का कौन, अरे 0 डिग्री, अरे मैं बात कर रहा हूं, इसमें गलती कर रहे गंदे लाल लाली। कौन सा लेटीट्यूड 2 बराबर भाग में बांटता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहां पर आती है? लगभग 23.5 डिग्री। तो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से
यहां थोड़ा सावधानी बरतना, केवल आंकड़ा देखकर कुछ नहीं होना है। 30.5 डिग्री का मतलब यहां आ जाएंगे फिर हम लोग। इंडियन टाइम जो हमने माना स्टैंडर्ड टाइम, वो कहां से नहीं गुजरता, कर पाएंगे? कौन सा जो हमने माना हुआ है ऑथेंटिक मेरिडियन, मेरिडियन मतलब देशांतर, 82.5 डिग्री, 5 डिग्री को लिखा जा सकता है तो 82 डिग्री। ये अब तो इजी है, देखो 2003-2010 में मोबाइल नहीं होते थे तो टाइम नहीं सेट करते थे लोग, अब टाइम सेट करने के कारण याद हो जाता है। कौन सा राज्य कर्क रेखा के नॉर्थ में है, नॉर्थ में? अब यहां मैप याद आना चाहिए भाई, झारखंड से तो गुजरती है, वो कह रहा है कर्क रेखा के नॉर्थ में, मतलब ऊपर कौन आएगा? तो इधर देखो, पहले झारखंड से तो गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, कंफ्यूज मत होइए। वो कह रहा है कि किस स्टेट जो है वो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है। मणिपुर आएगा, न मा मी, मिजोरम के ठीक ऊपर मणिपुर, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ऑप्शन आएगा इसमें, सोचना ही नहीं है, बी। कर्क रेखा किस स्टेट से होकर गुजरती है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? देख लो, सवाल जी भर के है, थोक के भाव में है। केवल किसको रिमूव करिए ऐसी जगह? आंसर आ जाएगा 1, 2, 4। कर्क रेखा गुजरती है, पहला आंसर मत देखिए, नीचे भी है। Which of the following statement are correct about India? India is the 5th largest country. It's occupies upon about 2.4%. The whole of India is located in tropics. ईस्ट क्या पूरी तरह से वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में? तो रिमूव करिए, 1 और 3 नहीं हो सकते, आंसर आ जाएगा 2 और 4। मतलब एलिमिनेशन मेथड को अपनाने की आदत डाली। अब आते हैं हम अगले पड़ाव की ओर,